नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आर के बी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बिया जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम दोनों हैं कहाँ पर? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। और अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। चाइनीज में नी हाओ, जापानीज में konnichiwa, and of course bonsoir in French. Pradeep ji. How are you, Uncle Jumbo, to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili? Of course, great news coming in from the Mahakumbh in Prayagraj. More than about 5 or 10 crores, some people say 6 crores, 7 crores, 8 crores, God knows how many people have taken the holy dip, which is amazing, absolutely amazing. But the news which has dominated everything today is the news from Bandra in Mumbai. Mumbai ka Bandra, supposed to be the queen of the suburbs. What's happening there, Pradeep जी? सबसे पहले सलमान खान साहब के घर के ऊपर गोली चलती है, बाबा सिद्दीकी का मर्डर हो जाता है, अब सैफ अली खान साहब के ऊपर चाकू चलाया जाता है, 6 बार उनको चाकू से मारा गया और 2 stab wounds are very deep. They say one is near the spine. Of course, the doctors at Leelavati say that he's out of danger. But what is happening here? What's going on? और उसके पहले बेलापुर का जो रेप हुआ वो, और प्रदीप जी बीड़ के अंदर वो संतोष देशमुख साहब को मार दिया गया, परभनी में बिल्कुल कस्टोडियल डेथ हो गई। ये लॉ एंड ऑर्डर को लेके हो क्या रहा है? I mean, I find it very strange. And especially as you said, Bandra, and all these 3 major incidents have taken place where Bandra is concerned, and same Bandra police station is concerned. So people out there in Bandra, they are either super rich, people are always following them, and the crime, the people who can control crime are not keeping pace with the people who commit crimes. But lots and lots of questions remain as far as Saif Ali Khan incident is concerned. The girls were having a party somewhere. There was this Kareena Kapoor and Karishma Kapoor and everybody else. And Saif Ali Khan, I think, was alone with the kids upstairs or something like that happened. And finally, he had to be taken to Leelavati. Leelavati is very close by. Very close by. In an auto. Thankfully, no more damage has been done. But I find this very strange. बड़ा अजीबो-गरीब लग रहा है मुझको कि ये हो क्या रहा है. Let's go across to our guests. At the moment, we are joined with our old friend from the Congress, Asif Faruqi Saab. And from the eminence Yogesh Khere Saab, and of course the amazing, incomparable Sanjay Thakur Saab at the moment in his car. Sanjay Thakur Saab, namaskar. सर नमस्कार। जय सिया राम, क्या हाल है? जय जय सिया राम। कमाल है सर, कमाल है। आसिफ फारूकी साहब, इतने दिनों के बाद आप हमसे मिल रहे हैं, पता नहीं क्या नाराज थे क्या? कहाँ चले गए? गुड इवनिंग सर, ट्रैवलिंग में थे सर। ट्रैवलिंग में थे सर, सारी दुनिया ट्रैवल कर रही है। योगेश खैरे साहब, आप भी बड़े दिनों के बाद आए हैं। नमस्कार सर, बड़े दिनों के बाद आप मिल रहे हैं सर। आप भी, मुझे लग रहा है कि योगेश खैरे साहब भी कहीं बिजी थे बहुत बुरी तरह, लग रहा है। हाँ, थोड़ा आउट ऑफ टाउन था सर। सभी लोग आउट ऑफ टाउन है एक्सेप्ट अस, वी आर दी ओनली पीपल आउट हियर। मुझे लग रहा है कि मुंबई शहर का पूरा दाना मदार हम ही लोगों के ऊपर है। अरे संजय ठाकुर साहब, ये क्या हो रहा है? पहले सलमान खान के घर पे गोली चलती है, फिर उसके बाद बाबा सिद्दीकी का कत्ल हो जाता है, फिर उसके बाद आज सैफ अली खान साहब के ऊपर 6 या 7 बार उनको चाकू से मारा जाता है, उसके पहले परभनी में कस्टोडियल डेथ हो जाती है, बीड़ के अंदर एक सरपंच को मार दिया जाता है। सर ये क्या हो रहा है? संजय ठाकुर साहब जरा आप बोलें प्लीज। देखिए बजाज साहब, ये घटनाएं दुखद हैं, चिंतापूर्ण है, बहुत चिंता करती हैं, और ये वाकई में एक बहुत गंभीर विषय है जिस पे निश्चित रूप से सरकार को पूरी तरह से ध्यान देके उच्चतम स्तर की व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। रही बात भीड़ और परभनी की, तो देखिए आप जानते हैं जिस मामले में बहुत हो हल्ला था, वहाँ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि कोई बख्शा नहीं जाएगा, कोई छोड़ा नहीं जाएगा, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन हुई आप देख रहे हैं, उसमें जो बेस्ट टू बेस्ट किया जा सकता है सजा देने के लिए उन लोगों को, सारी कार्रवाइयाँ बिल्कुल निश्चित तौर पे हो रही। लेकिन कार्रवाइयाँ होना एक अलग बात है। ये बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय है कि बताइए, रात बिरात इतने हाई प्रोफाइल एरिया में, ऐसी बिल्डिंगों में जहाँ सिक्योरिटी के इंतजाम होंगे या होते ही होंगे, होने ही चाहिए, फिर भी इस तरह से लोग घुस जाएं और किसी भी आम आदमी पे या संभ्रांत व्यक्ति पे इस तरह से हमला हो जाए, ये बहुत ही चिंता की बात है। और निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है और इसका पूरी तरह से जो है इन्वेस्टिगेट करके और ये देखा जाए, सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। ठाकुर साहब, मगर देवेंद्र फडणवीस जी कह रहे हैं वन इंसिडेंट डजंट मेक मुंबई अनसेफ।
मगर शरद पवार जी, सुप्रिया सुले जी, उद्धव बाला साहब ठाकरे सबने गिना दिया कंटिन्यूस स्ट्रेट्स ऑफ इंसिडेंसेस, क्रिमिनल इंसिडेंट्स। बांद्रा में सिर्फ 3, बाकी जो बात आपने गिना है, कल्याण, ठाणे, डोंबिवली, एक के बाद एक। इज देयर नो फियर ऑफ लॉ? ठाकुर साहब, देयर इज नो फियर ऑफ लॉ, दैट इज व्हाट सुप्रिया सुले सेज। लॉ है कहां पर? कानून से कोई घबरा नहीं रहा। नहीं, देखिए, मैं सुप्रिया सुले जी की बातों को बहुत महत्व नहीं देता, क्योंकि वो सुप्रिया सुले जी जो है कह रही है फियर ऑफ, कहाँ है फियर ऑफ? तो सुप्रिया सुले जी के पिताजी जब मुख्यमंत्री थे ना, तब पूरे देश पे अटैक हुआ है, इतने बड़े बड़े बम ब्लास्ट हुए हैं, इतने बड़े बड़े कांड हुए हैं। तो इस तरह की बातें, मौका, ये लोग देश से, इन लोगों को महाराष्ट्र से कोई मतलब थोड़ी है। हर विषय पे इन लोगों को राजनीति करनी है। इतने गंभीर विषय पे मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि इतना बड़ा ग्लोबल शहर है, दुनिया का एक जो मशहूर शहर है, उन शहरों में से एक ऐसा शहर जहां पे अगर कोई घटनाएं क्राइम की होती हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। और ये कहते हैं कि इंसिडेंट्स के ऊपर पूरी मुंबई में इस तरह का भय का वातावरण है, तो ऐसा भी नहीं है, भी सच्चाई है। लेकिन जो गंभीर विषय है उसकी गंभीरता को तो मानना पड़ेगा। जी, दुरुस्त बात है। लेट्स गेट आसिफ फारूकी साहब इन। आसिफ फारूकी साहब फ्रॉम द कांग्रेस। फारूकी साहब, सबसे बड़ी बात यहाँ तो ये बनती है कि जो फेलियर है वो तो, जो उनकी बिल्डिंग है वो सदगुरु बिल्डर ने बनाई है बिल्डिंग, बांद्रा आपके घर के पास में ही है, आप भी वहीं रहते हैं। वहां पे वो सिक्योरिटी वाले क्या कर रहे थे? वहां पे सब लोग सो रहे थे क्या? आदमी अंदर आ जाता है, वो देखिए वो फायर एस्केप के द्वारा इत्मीनान से चल रहा है, बड़े प्यार से, कोई भय नहीं उसको, किसी चीज का डर नहीं है, अंदर आने दिया उसको। अब आप बताएं फारूकी साहब क्या चल रहा है, बोलिए सर। मुझको ऐसा लगता है कि जो आपने पहले ये कहा ना सर, कि संजय भाई ने जो बात कही जी जी कि ये छोटे छोटे इंसिडेंट्स ऐसे सर, छोटा इंसिडेंट नहीं है, छोटा नहीं है इंसिडेंट सर। हाँ, तो नहीं, इन्होंने कहा No, ना no, कि sir. इतने बड़े मुंबई में भय का वो नहीं है, चीफ मिनिस्टर साहब ने किया। तो मुझको वो याद आ रहा है कि एक बार आर पाटिल साहब जब होम मिनिस्टर थे तो उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया जी था जी 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 कि इतने वो बड़े दिल वाले दो लड़कियां ले जाएंगा का डायलॉग बोल गए वो। हाँ, जी, वो डायलॉग भूल जी, गए जी, और जी, उसपे बिल्कुल। बड़ी उनकी वो हुई थी और लोगों ने उसको बहुत नकारा था। तो मुझको लगता है कि इन सब चीज़ों को छोटे इस तरीके से अगर हम नज़रअंदाज कर दिया करेंगे तो भय का एक वातावरण कायम हो जाएगा, लोग यहाँ पे खौफ में रहेंगे। लेकिन फारूकी साहब आप बताएं, आसिफ साहब, सॉरी टू, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, आप खुद बांद्रा में, वहां पे 3 इंसिडेंट हुए सर। सलमान खान के घर पे गोली चली, बाबा सिद्दीकी का कत्ल हो गया, और अब ये सैफ अली खान के ऊपर चाकू से अटैक हो गया। नहीं, आप ये खुद रहते हैं वहां पे सर, क्या हो क्या रहा है? सेलिब्रिटी आप याद कर रहे हैं सर, ये रोजाना इससे बड़े बड़े कांड होते रहते हैं और गवर्नमेंट इसमें बहुत फेलियर है। मुझको लगता है कि चीफ मिनिस्टर साहब को और सख्ती से इसको निपटना चाहिए। मैं उनको पूरी तरीके से क्रिटिसाइज तो नहीं करूँगा क्योंकि बहुत से सेक्टर्स में वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इस किस्म के वाक़यात को उनको सीरियस लेना पड़ेगा। वो इस तरीके से बोल के नहीं निकल सकते कि एक छोटे से इंसिडेंट्स पे इतना बड़ा क्यों हो रहा है। हम लोग बड़े खौफ के आलम में हैं। सुबह से कम 50 लोगों ने, जो शहर के ज़िम्मेदार हैं, और ख़ास तौर से हमारे इस इलाके में जहाँ पे सैफ का मकान है, मैं वॉकिंग 2 मिनट पे रहता हूँ, यहाँ के कम से कम 4-5 डॉक्टरों ने मुझको फ़ोन किया कि आसिफ भाई सिर्फ ये पता करके हमको बताइए कि ये इंटरनल मामला है कि ये आम जनता वाला मामला है, कि कोई चोर आया और घुसा और मारा है। अभी तक तो लोगों को ये एहसास हो रहा है, जो जनरल पब्लिक का है, कि उनको ऐसा लगता है कि कोई काम वाला है जिसका कोई कनेक्शन है, उसको बुलाया होगा, काम पे नहीं रखा होगा, कुछ इख्तलाफ हुआ होगा उसके अंदर और वो उसने कुछ इस किस्म की हरकत की है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये मामला बाहर का है, कोई ऐसा इंट्रूडर आ गया है, जो कि अब लग रहा है कि कोई नया आदमी है, घुस गया और वो रॉबरी की मंशा से आया था, तो ये बड़ा भय का आलम है। और इसके ऊपर मैं दरख्वास्त करूंगा गवर्नमेंट से, एजेंसीज से, कि इसको किसी भी तरीके से इसको जल्द से जल्द न सिर्फ इसको हल करें, बल्कि खौफ का जो आलम क्रिएट होने वाला और है आगे, ये जानने के बाद कि भाई ये आउटसाइडर का है, तो उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। वरना ये बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर डर पैदा करेगा, जिससे हमारे जनरल पब्लिक के अंदर खराब मैसेज जाएगा। बट आसिफ फारूकी साहब, ऑलरेडी पॉलिटिक्स चालू हो गया। आपके घटक दल
यूबीटी उन्होंने चालू कर दिया, बढ़ेंगे तो कटेंगे, बढ़ेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, कौन सेफ है? कोई सेफ नहीं है, पूरे पुलिस बंदोबस्त में लगे हैं, पूरे पुलिस सब विरोधी जो तोड़ के गए उनको प्रोटेक्शन देने में लगे हैं, हर जो टूट के गए हैं उसको 4-4 बॉडीगार्ड दे दिए, एक बॉडीगार्ड दे दिए, शाखा प्रमुख को भी एक। तो ये क्या है? ये सचमुच पुलिस बंदोबस्त में लगे हैं? क्राइम कंट्रोल करने के लिए कोई पुलिस नहीं है, एक है तो सेफ है, कोई सेफ नहीं है, क्या है फारूकी साहब? और सेफ नहीं, तो ये सेफ तो नहीं। जितना आपने सवाल किया और जितनी बातें की उसका एक ही जवाब है कि इसका मतलब है कि गवर्नमेंट का फेलियर है सर। मतलब अगर मुझको कोई तकलीफ होती है और आप गवर्नमेंट मुझको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है तो ये मैं ये नहीं बोलूँगा, मैं खुश नहीं होऊंगा, मैं तो कम करूँगा कि ऑल्दो गवर्नमेंट ने मेरी मदद की, मेरी सेफ्टी के लिए 4 आदमी भेज दिए, लेकिन ये उसका हल नहीं है सर। आप किसी भी जनता के तकलीफ हो तो 4 आदमी भेज दें, ये तो वक्ती तौर पे होता है। मुझको लगता है कि आपकी सारी बात सुनने के बाद मैं अब डरने लगा हूं। बड़ा भय का आलम है और हम गवर्नमेंट को इसके अंदर जोगेश खेरे intervene साहब। करके जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना चाहिए सर। खेरे साहब आपको क्या लगता है कि ये इंसिडेंट जो है, चलिए ये सैफ अली खान का जो इंसिडेंट है, हो सकता है इंटरनल मैटर हो सकता है लॉरेंस बिश्नोई का कुछ हो सकता है कुछ और हो, मालूम नहीं मुझे क्या है, वी डोंट नो ये आदमी कैसे अंदर आया था, इसको अंदर कैसे जाने दिया, क्या हुआ वगैरह वगैरह, लेकिन इंसिडेंट तो हुआ है। और बांद्रा के अंदर इस प्रकार की 3 इंसिडेंट बड़ी हो जाए, मतलब उससे आपको क्या लगता है खैरे साहब? एक बात तो हम सब लोगों में ध्यान में लेनी चाहिए कि क्राइम कौन सा भी हो, उसको छोटा बड़ा उसको नहीं देखना चाहिए। कोई भी क्राइम होगा तो वो बड़ा ही होगा, उसको बड़े ही नजर से देखना चाहिए, क्योंकि कोई भी छोटा क्राइम बड़े क्राइम की नींव रखी जाती है उसमें जी। तो ये जो अभी ये इंसिडेंट हुआ है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंट है। अभी मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले न्यूज में देखा कि ये कोई 3 आदमी, उनके घर में कोई मरम्मत का काम चालू था और उस काम का जो वो काम करने वाला आदमी उसमें से एक, वो रात में उधर ही छुप गया और फिर बाहर निकला। ऐसा कोई इंसिडेंट दिख रहा है मुझे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा वो। लेकिन बात कुछ भी हो, ये इस तरह का अटैक करने की उसकी हिम्मत कैसी होती है? ये इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर जो है उस पे कंट्रोल रहना चाहिए। जो इस तरह के बातें सोचते हैं कि हम ये करेंगे, ऐसा क्राइम करेंगे, उसके दिमाग में आता है, तो वो दिमाग में आने के बाद उसके मन में खौफ भी आना चाहिए कि मैं ये क्राइम करूंगा तो मेरा इसका क्राइम का करने के बाद मुझे जो सजा मिलेगी, मुझ पर जो कार्रवाई होगी, उसका भी डर उसके मन में आना चाहिए ना। वो डर नहीं गब्बर सिंह का आता, डायलॉग इसकी वजह से सर, गब्बर सिंह का डायलॉग कि 50-50 कोस दूर तक कि बच्चा सो जा वरना गब्बर सिंह आ जाएगा, तो ऐसा कुछ वातावरण जी खेरे साहब बोलिए। करेक्ट। ये जो खौफ है ना, ये जो क्राइम करते हैं इनके मन में आना चाहिए। और ये मैं ये नहीं कहता कि इस सरकार का फेलियर है, उस सरकार का फेलियर है। हर टाइम जब ऐसी बातें होती है, ऐसी घटना घटती है, तो एक दूसरे के ऊपर का पॉलिटिक्स शुरू हो जाता है। ये बोलते हैं कि उनके सरकार के टाइम में ऐसा ही था, उनके सरकार के टाइम में क्राइम हुआ, ये बोलेंगे आपके सरकार के टाइम में क्राइम हो रहा है, आपका क्राइम इतना बड़ा है, आपके टाइम में इतना क्राइम था। तो एक दूसरे के ऊपर ये बातें करके ये सुलझने वाला नहीं है। तो इसके लिए जो ठोस जो बातें करनी चाहिए सरकार ने, कोई भी सरकार हो, मैं किसी सरकार की बात नहीं करूंगा, कोई भी सरकार हो, ये जो खौफ इन अपराधियों के मन में तैयार होना चाहिए। और आप देखिए, मुंबई पुलिस हो या महाराष्ट्र पुलिस हो, ये सक्षम पुलिस है, बिल्कुल सक्षम पुलिस है, लेकिन इसमें जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन होता है उसको रोकना चाहिए, वो कम होना चाहिए। इनको खुली छूट देनी चाहिए पुलिस को, ये क्राइम कंट्रोल कर सकते महाराष्ट्र पुलिस, ये मेरा पूरा विश्वास है। और सरकार को इसके ध्यान देना चाहिए। और मैंने अभी एक बात सुनी इधर कि कोई अभी कह रहा था कि जो छोटे जो इसके ऊपर जो पॉलिटिक्स शुरू हुआ है, तो छोटे छोटे शाखा प्रमुख है, ये है वो है, उनको सिक्योरिटी दी जा रही है, उसमें पुलिस का काम इधर का ध्यान कम हो रहा है और उधर उनकी इफिशिएंसी जो ज्यादा खर्च हो रही है। तो ये बात तो सही है,
आज देखिए, मैं ये नहीं कहता सबके बारे में कि किसी को जरूरत नहीं है, लेकिन जिसको सुरक्षा की जरूरत है उसको सुरक्षा देनी चाहिए। लेकिन आज देखिए बहुत बातें ऐसी है कि पुलिस को स्टेटस सिंबल के लिए अपने सिक्योरिटी में रख के वो स्टेटस सिंबल कुछ कुछ मैं सबके बारे में नहीं कहता, लेकिन कुछ जगहों पर ये बातें हो रही है कि उसको पुलिस को साथ में रखना, पुलिस को पीछे रखना, ये स्टेटस सिंबल की बात हो गई है। तो इसको गृह मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने इसने ध्यान देना चाहिए और इसके ऊपर बट खेरे साहब पूरी तरह से कितना सच्चाई है इसमें खेरे साहब? ये जो बोल रहे हैं आप, ये बहुत सीरियस बात है। पूरे पुलिस बंदोबस्त पे लगे हैं और सचमुच है। उन्होंने, संजय राउत ने कल उदाहरण दिया, बोले कल मोदी साहब आए थे, पूरे मुंबई के पुलिस बंदोबस्त में लगे थे, जितने पार्टी तोड़ दिए, एकनाथ शिंदे जी के साथ पूरे बंदोबस्त लगे हुए, उनके जितने लीडर थे उनके साथ, अजित पवार जी घुट फूट के आए हैं, उनके साथ पूरे बंदोबस्त लगे हुए, एक नीचे से ले ऊपर तक। तो ये जो आपने इशू उठाया कि शाखा प्रमुख जैसे लोगों को भी अभी जो टूट के आए उनको भी बंदोबस्त दे रहे हैं, तो पूरे पुलिस बंदोबस्त में लगे हैं खैरे साहब। नहीं, ये दो अलग बातें हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब हो या सीएम साहब हो, बाकी लोग हो, अगर इनका इधर आ रहे हैं तो उनकी सिक्योरिटी तो होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो उस पे उंगली उठाना ठीक बात नहीं है, ये तो पॉलिटिक्स हो गई ना। जो जिसको सिक्योरिटी की जरूरत है उसको सिक्योरिटी देनी ही चाहिए, लेकिन जिसको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है फिर भी दी जा रही है, उसका रिवैल्यूएशन होना चाहिए, इवैल्यूएशन होना चाहिए, और जिसको नहीं है उसकी निकालनी चाहिए। ये लेकिन ये पॉलिटिक्स करना भी गलत है कि ये मोदी जी इधर आए और उनके सिक्योरिटी में लग गए, तो लगेंगे ही ना। संजय राउत, वो प्राइम मिनिस्टर है देश के। संजय राउत जी का कहना था कि पूरे बंदोबस्त में लगे हैं, पूरे पुलिस बंदोबस्त में लगे हैं। नहीं, हर बात का पॉलिटिक्स के तरफ ही ले जाना ये ठीक बात नहीं है। जो सिक्योरिटी चाहिए, जिसको सिक्योरिटी चाहिए, पीएम साहब है, उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, उसमें दोहराए उसमें पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। जी योगेश खरे साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं जाता हूं संजय ठाकुर साहब के पास। संजय ठाकुर साहब, लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? तकलीफ यहां पर यह होती है कि जो नॉर्मल क्राइम है, जैसे आसिफ फारूकी साहब ने कहा, बैंड्रा में अलग अलग और भी बहुत इंसिडेंट हुए हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं पड़ा है कि भाई चेन स्नैचिंग वापस शुरू हो गई है, एक दो जगह पे वो मोबाइल स्नैचिंग के भी गैंग आ गए हैं वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, उनके खिलाफ पुलिस बहुत अच्छी तरह कार्रवाई कर रही है। जो अपने सीनियर पीआई हैं वहाँ के बैंड्रा के, क्या नाम है सर उनका? प्रदीप जी, मिस्टर मराठे साहब आ गए वहाँ पे, और अपने गेडम साहब हैं डीसीपी, परमजीत सिंह भैया साहब जो हैं एडिशनल सीपी हैं, दे डूइंग ए वेरी गुड जॉब। बट माय पॉइंट इज, व्हाट कैन द गवर्नमेंट डू रियली? संजय ठाकुर साहब, प्रैक्टिकली अगर आप बात बताएं, सरकार कर क्या सकती है? अब सैफ अली खान साहब, ही हैज गॉट 4 फ्लोर्स, 4 उनके पास फ्लोर्स हैं सर, घर के, बिल्डिंग है, जबरदस्त है, पता नहीं 40 करोड़ का फ्लैट है कि 100 करोड़ का फ्लैट है, मुझे मालूम नहीं है। वहां पर अगर सिक्योरिटी लैप्सेस है तो व्हाट कैन द गवर्नमेंट डू? संजय ठाकुर साहब बताइए। बजाज साहब, यही तो मैंने पहले ही बताया कि इतने हाई प्लेसेस पे वहां की अपनी खुद की सिक्योरिटी, और जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मेरी पूरी संवेदनाएं हैं उन लोगों के साथ, और वो जल्द से जल्द अच्छे हो जाएं, लोगों के बीच में आए। रही बात सैफ अली खान साहब की, तो इन्वेस्टिगेशन का ही विषय है कि पता नहीं क्या मामला है इंटरनल। देखिए, वैसे भी एक स्वभाव होता है व्यक्ति का जी। अब सैफ अली खान साहब का स्वभाव ऐसा है कि वो होटल ताज में खाना खाने जाते हैं, वहां भी मारामारी कर लेते हैं, उसकी भी केस चल रही है। जी चल रही है। नहीं, ये गलत बात है। सैफ अली खान साहब कोचिंग के केस में है, सलमान खान, वहां तो हर एक कंट्रोवर्शियल व्यक्ति। तो मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं कि कोई इंटरनल विषय ना हो। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात कर रही है, तो बात निकली, तो मैं ये कह रहा हूं, सबसे पहले मैंने यही कहा था कि ये निश्चित ही गंभीर बात है कि इतनी बड़ी सोसाइटी में, इतनी हाई प्रोफाइल सोसाइटी में कैसे कोई रात को घुस सकता है, या कैसे कोई दिन भर रह के रात को निकल नहीं सकता है? क्या व्यवस्था है सिस्टम वहां की जो निकल नहीं पा रहा है? और ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं, संजय राउत टाइप के लोग, संजय राउत से पूछिए कि जब उनकी सरकार थी तो एक गाड़ी पीछे एक गाड़ी आगे उनके चलती थी, संजय राउत को सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? उद्धव ठाकरे जी बयान दे रहे हैं, चलिए उद्धव ठाकरे जी की बात समझ में आती है, नेता है शिवसेना के, अब उनके जो सुपुत्र हैं उनको सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? लेकिन सारी सिक्योरिटी इन लोगों के पास सिक्योरिटी है, इनको अपनी सिक्योरिटी दिखाई नहीं देती। इनको किसी भी विषय की गंभीरता से डिस्कशन नहीं करना है, बल्कि इनको सिर्फ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना है। जैसा कि आप कह रहे हैं,
इसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि खामी कहाँ है। अगर वो किसी प्राइवेट सोसाइटी में जहाँ पे अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी लेके लोग घूमते हैं दिन भर रात भर, वहां ठीक कर सकती है और इन्वेस्टिगेट करके जो लोग इसके लिए उत्तरदायी तो हैं उन लोगों को गंभीर से गंभीर सजा दे सकती है, जो करने में सरकार बिल्कुल तत्पर है और बिल्कुल करेगी सरकार, उसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन संजय ठाकुर साहब, क्रिटिसिज्म कहाँ आ रहा है? इस तरह की घटनाओं के लिए सर इस पे कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है, एवरीबडी एग्रीज विद यू, यहां पर कोई डिसएग्री नहीं करेगा आपसे। लेकिन संजय ठाकुर साहब आप हैं हमारे साथ कि आई थिंक इस इमेज इज फ्रोजन। ठाकुर साहब आपको आवाज आ रही है? जी ठाकुर साहब, प्रॉब्लम कहां पर आ रही है? वो जी प्रॉब्लम कहां पर आ रही है? वो ये आ रही है, जैसे योगेश खेरे साहब ने बोला और आसिफ फारूकी साहब ने बोला, योगेश खेरे साहब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के और आसिफ फारूकी साहब कांग्रेस के, कि अब जो कानून का डर होना चाहिए, पुलिस का जो डर होना चाहिए, वो अब क्रिमिनल्स में नहीं बचा है। उसको कैसे वापस लाया जाए, उसके ऊपर हमें कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा सर। अब ये मालूम नहीं, ये जो आदमी जो मारने आया ये ड्रग, ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स था, क्या था, किसी को क्या मालूम? जी बोलिए सर, प्लीज बोलिए। बजाज साहब यही कह रहा हूं मैं, यही तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन फियर ऑफ द फिजिकल फोर्सेस, पुलिस फोर्स का फियर, फिजिकल फोर्सेस जो पुलिस का है। अभी आपने देखा था कल्याण के मामले में एक एनकाउंटर हुआ, ये वही विरोधी पक्ष के नेता, इसी महाराष्ट्र के जितने नेता हैं, चाहे उद्धव ठाकरे जी रहे हो, चाहे शरद पवार साहब रहे, चाहे कोई रहे हो, बजाय एक हमारी मासूम सी बच्ची के साथ नराधम की तरह काम करने वाले एक गंदे व्यक्ति का भी एनकाउंटर होता है, तो उसको ऐसे पेश करती हैं इस प्रदेश की पॉलिटिकल पार्टियां जैसे किसी बहुत बड़े देशभक्त का एनकाउंटर हो गया। फिजिकल फोर्स का जो फियर है वो क्रिएट कब होगा? जब किसी भी राज्य के पॉलिटिकल सिस्टम के जितने पॉलिटिकल पार्टियां हैं गंभीर विषयों को गंभीरता से लें। ये गंभीर विषयों को गंभीरता से लेने के बजाय ये लोग व्यक्तिगत राजनीति करने लगेंगे और गंभीर विषयों पे भी जब आरोप प्रत्यारोप करेंगे सरकार पर, तब क्राइम करने वाले लोगों के मन में भी ऐसा लगता है कि सरकार हमारे खिलाफ है और जितनी विरोधी पक्ष की पार्टियां ये सब हमारी समर्थक हैं, कुछ भी करो तो ये हमारे पक्ष में चिल्लाने लगेंगी, ये ना हमारा एनकाउंटर होने देंगी, ना हम पे एक्शन होने देंगी, हमारा कुछ होगा तो सबसे ज्यादा यही चिल्लाएंगी। तो इस माहौल को खराब करने का अगर सबसे ज्यादा कोई काम कर रहा है तो इस प्रदेश की जो विपक्षी पार्टियां वो कर रही हैं। इनको एक मुख से एक साथ एक मंच पे आके कहना चाहिए कि इस तरह के कामों में जो लोग लिप्त हैं उनके साथ में जो कार्रवाइयां, तो फारूकी साहब से पूछते हैं सर। ठाकुर साहब, आई वांट टू आस्क यू, शरद पवार साहब ने को हाल ही में कुछ एक हफ्ते 10 दिन पहले एक लेटर लिखा था और सीएम फडणवीस जी को कि थिंग्स, क्राइम्स आर गेटिंग आउट ऑफ हैंड, यानी पीपल आर नॉट फियरिंग द लॉ। उन्होंने कहा कि बीड में भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को जान का खतरा है, दे आर स्कैरिंग द स्कैर ऑफ द लाइफ। शरद पवार साहब ने लिखा और कंटिन्यूस ये वार्तालाप चल रहा था। तो क्या बीड में जो डिले हुआ था वाल्मीकि कराड़ के अरेस्ट, ये सब एक एक इंसिडेंसेस सामने आके ये दिख रहा है कि लॉ जितना टोटलिटेरियन में इन्फोर्स करना चाहिए वो इन्फोर्स नहीं हो रहा है, कानून इन्फोर्स नहीं हो रहा है, इसलिए क्राइम्स आर इंक्रीजिंग। ठाकुर साहब, वाल्मीकि कराड़ इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जांपल्स, डिले इन अरेस्ट until he surrendered or delay in implicating him in murder case. क्या ये delay of justice is for giving upper hand to criminals? ठाकुर साहब, बिल्कुल गलत बात है नामियार साहब। किसी भी सिस्टम का इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर होता है। अभी मैं उद्धव ठाकरे जी पे कोई आरोप लगा दूं, शरद पवार जी पे आरोप लगा दूं, तो आप सीधे उठा के उनको अंदर कर देंगे क्या? उस बात की जांच करेंगे कि नहीं? इन्वेस्टिगेशन होगा कि नहीं? जिस विषय की आप बात कर रहे हैं उसमें कितनी अरेस्ट हुई हैं और जिस करार की बात कर रहे हैं उसमें मकोका लगा दिया गया भाई साहब जी 2 महीने के बाद। ठाकुर साहब, तो इस तरह की घटनाओं में ये जरूर है कि एक ऐसी सरकार है जो बेरहम सरकार नहीं है, किसी के आरोप लगाने के किसी को फांसी नहीं दे देगी, लेकिन जो लिप्त होगा, संलिप्त होगा, उसको छोड़ा भी नहीं जाएगा, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। एक निष्पक्ष सरकार जो काम करती है इस तरीके से काम करती है। कल को कोई प्रदीप नाम्बियार साहब पे आरोप लगा दे तो हम सीधे एक्शन ले लेंगे क्या? उस बात की सत्यता की जांच तो करनी पड़ेगी ना हमको, और वही हो रहा है। और सिस्टम में प्रोसीजरल डिले जितना होता है उतना ही डिले हुआ है उस मामले में भी, उससे ज्यादा कोई डिले नहीं हुआ है।
आप क्या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को हफ्ते 8 दिन का समय भी नहीं देंगे इन्वेस्टिगेट करने के लिए? और जब आप समय देंगे तो जो भी दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन सर इस केस के अंदर वी कैन कीप टॉकिंग अबाउट इट। संजय ठाकुर साहब, जो बीड वाला मैटर था उसमें द जेंटलमैन कंसर्न मिस्टर कराड वाज नंबर वन अक्यूज्ड इन द एफआईआर। जब एफआईआर में आपका नाम नंबर 1 पे आ जाता है मर्डर केस में, तो अरेस्ट फॉलोज इमीडिएटली। वो भाई साहब जो हैं वो गायब हो गए और उसके बाद वो सरेंडर करते हैं ऐसे व्हीकल में जिस व्हीकल का नंबर जो है अजीत दादा पवार के सिक्योरिटी एंटोराज के एक व्हीकल के साथ बिल्कुल वही है, वही डुप्लीकेट नंबर है। बट दैट्स अ सेपरेट इशू। लेट मी गो अक्रॉस टू आसिफ फारूकी साहब। आसिफ फारूकी साहब, जो अभी अभी संजय ठाकुर साहब ने कहा और उसके पहले योगेश खैरे साहब ने कहा, वेरी इंपॉर्टेंट सर, जब मुंबई शहर में माफिया के लोग जो हैं फिल्म इंडस्ट्री को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, बाकी सब लोगों को टारगेट कर रहे थे, आपकी सरकार थी। आप लोगों ने यू अलाउड पीपल टू कंडक्ट एनकाउंटर्स ऑफ दीज पीपल। प्रदीप शर्मा थे हमारे, अभी दया नायक जी तो अभी भी इसमें भी संलिप्त दिख रहे हैं, और उसके अलावा 3-4 लोग और भी थे। तो सर आज जब कोई एनकाउंटर होता है, जैसे संजय ठाकुर साहब बोल रहे थे, तब आप लोग खड़े हो जाते हैं, कहते हैं तो गलत है। फारूकी साहब जी, मैं संजय खैरे साहब की बात से, संजय ठाकुर नहीं और योगेश खैरे साहब की बात से मैं पूरा मुत्तफिक हूँ कि बात ऐसी होना चाहिए कि क्राइम करने वाला क्रिमिनल को एक खौफ रहना चाहिए। दुरुस्त बात। और वो खौफ बंदूक का और गोली का या जंगल राज का नहीं सर, वो खौफ कानून का होना चाहिए। क्योंकि गोली और बंदूक से तो इक्का दुक्का लोग इस तरीके से डर जाएंगे और मर जाएंगे, लेकिन अगर एक आम जनता के अंदर एक कल्चर्ड और एक खौफ लाना है, तो उसको आप एक जो कानून आपने बनाया है उस कानून के तहत आपको ऐसा इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा कि जनता उसका अच्छा मैसेज ले और अपने किसी भी क्राइम से डरे। लेकिन संजय ठाकुर साहब मेरे अच्छे दोस्त भी रहे हैं वो, और हैं भी। मुझको इनकी पूरी बात सुनने के बाद बड़ा अफसोस हुआ और मुझको अपना लीडर फिर से ये याद आने लगा, राहुल जी की वो बात की हमको अपना संविधान बचाना चाहिए और बचाना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने गोली मारी और उसके ऊपर वो चर्चा कर रहे हैं, मुझको लगता है कि अभी भी मैं एक बार उसके ऊपर बहस करने के लिए तैयार हूँ कि हम चाहे कुछ भी हो जाए, जो कुछ भी करना है हमको कायदे कानून के तहत करना है, चाहे वो कितना बड़ा भी क्रिमिनल हो। इन्होंने कई बातें मिक्स करके कही। इन्होंने कहा क्या आप 1 हफ्ते का भी टाइम नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे साहब, हफ्ता नहीं 2 हफ्ता आप लीजिए, लेकिन जो भी काम कीजिए कायदे कानून के तहत कीजिए। और मुझको ऐसा लगता है कि संजय ठाकुर साहब या उनके जो पूरा एंटोरेज है, जो उनकी पार्टी है, उनका जहन वैसे ही है कि एक गोली से मारो और वो काम तमाम कर दो। यही एक जहन लेके चल रहे हैं। और अगर इस किस्म का काम होगा तो मेरे ख्याल से एनार्की पैदा होगी, लोगों के अंदर अलग टाइप का खौफ होगा, लेकिन क्राइम बढ़ेंगे सर। अगर आप पूरा बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का पूरा मामला देखें कि पब्लिक ने बहुत उसको, जिस कम्युनिटी भी, मैं तो खाली मुसलमान कम्युनिटी की बात नहीं करूँगा, पूरे भारत देशवासियों को मैं सैल्यूट करूँगा सर कि एक कायदे कानून के तहत उन्होंने एक फ़ैसला दिया, एक अच्छे खासे जनता को वो फैसला दिली तौर पे नामंजूर था, लेकिन उन्होंने बहुत ही इज्जत के साथ कल्चर तरीके से उसको एक्सेप्ट किया और एक मिसाल, एक एग्जाम्पल कायम किया इस देश के लिए कि ये जनता जो है ये देश के लिए जीती है, ना कि एक सेक्ट के लिए जीती है, एक कोई कौम के लिए जीती है। तो ये बड़े मुबारकबाद के काबिल लोग हैं। अगर वो कायदे कानून को फॉलो करेंगे तो ये देश फारूकी साहब से चलेगा। फारूकी साहब, जब बदलापुर का एनकाउंटर हुआ, बदलापुर का एनकाउंटर हो गया तो लोगों के, वहां के महिलाओं को एक रिलीफ सा हो गया था कि एटलीस्ट वी आर सीइंग इमीडिएट जस्टिस। और ऑपोजिशन थे कि लेफ्ट हैंड से मारा, राइट हैंड से मारा, हाथ बंधे हुए थे, क्लोज रेंज से क्यों मारा, उनके पिस्टल क्यों छीन लिया, तो ये एक विषय थे। मगर वो इंपैक्ट ये था कि कल्याण रेप केस में वो जो एक्यूज थे वो इतना डर गया था उनका एनकाउंटर होगा, वो कोर्ट में जाके एप्लीकेशन दिया कि मेरा एनकाउंटर होगा। ये भय, ये वातावरण
जो एक्यूज्ड है, जो ऐसे हैबिचुअल क्रिमिनल्स में वो होना चाहिए। पर विपक्ष जब ऐसे स्टैंड लेता है कि ये पुलिस ने ऐसा क्यों किया, पुलिस दूर से इतना दूरी से क्यों किया, पुलिस स्नैच क्यों रहे, आप जब क्वेश्चन उठाते हैं, यू आर डिरेलिंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ जस्टिस। क्या आपको नहीं लगता कि आप जस्टिस के प्रोसेस को डिरेल कर रहे हो? फारूकी साहब, सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। बोलिए। क्या सर हमारे पास कोई ऐसा कानून नहीं था जो उसको हम डील कर सकते हो, उस क्रिमिनल को? क्या ऐसा कोई कानून नहीं था हमारे पास कि हमको सिर्फ बंदूक की जरूरत पड़ गई कि आपने एक क्रिमिनल को गोली से उड़ा दिया? वो कल्याण केस में फारूकी साहब, साइड है हमारा, कानून है, हम कानून मानने वाले लोग हैं। हम अपने पड़ोसियों की तरह से जाहिल लोग और जपाट लोग नहीं है। तो कोई भी चीज हो, रिलीजन और उसके ऊपर नहीं जाते हैं। हमको एक संविधान है, हम उस संविधान में बिलीव करते हैं, चाहे कोई भी हो जाए सर। Right. Okay. So we'll do that. One second, फारूकी साहब। टेररिस्ट को भी हमने कानून के तहत उसको सजा दी है सर। जी। कोई हमारे ऊपर इंटरनेशनल लेवल पे भी उंगली नहीं उठा सकता। दुरुस्त बात है। We agree with you. One second, sir. Sir, 1 second. संजय ठाकुर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। योगेश खैरे साहब, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। अभी संजय ठाकुर साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सामने रखी। 2 चीजें उन्होंने सामने रखी जिसको लेकर के आप बोल रहे थे वेरी अनफेयर, योगेश आसिफ फारूकी साहब। नंबर 1, ताज होटल में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है वसाबी, वेरी फेमस रेस्टोरेंट। वहां पर नेल्सन मंडेला के साथी एक हिंदुस्तानी हुआ करते थे, उनकी फैमिली वहां पर चाय पी रही थी, खाना खा रही थी। सैफ अली खान साहब, करीना कपूर जी और उनके पूरी एंटोराज नेक्स्ट टेबल पर थे और जोर जोर से हु हा कर रहे थे। तो इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई इनको बोल दीजिए कि कृपा करके इतने जोर जोर से ना चिल्लाएं। उसको लेकर के सैफ अली खान साहब के खिलाफ एक केस रजिस्टर हुआ बिकॉज ही बिहेव्ड इन अ मैनर व्हिच वाज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर अ जेंटलमैन। लेट्स बी वेरी क्लियर। नंबर 2, ब्लैक बक इंसिडेंट, जिसमें सलमान खान साहब का नाम आता है। हर एक कोई भूल जाता है कि आदरणीय सम्माननीय सैफ अली खान साहब भी उसमें इन्वॉल्व थे। आपने कहा अनफेयर। व्हाई इज इट अनफेयर सर? किसी भी आदमी के खिलाफ अगर कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसकी बैकग्राउंड सामने आती है ना कि भाई इनकी तो हिस्ट्री रही है। सर इस वक्त जिस शख्स के बारे में बात हो रही है जी, उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और 2 इंसिडेंट्स के अलावा जी, उस आदमी ने दुनिया में बड़ी मेहनत की है, लोगों के दिल जीते हैं, उसके मानने वाले लोग हैं, उसके चाहने वाले लोग हैं। आई एम अ फैन ऑफ सैफ अली खान सर, आई एम अ बिग फैन। लेट मी टेल यू दिस, आप ब्लैक बक का जो भी उसके ऊपर केस चलाना चाहते हैं कानून के तहत बिल्कुल चलाइए, हम आपके साथ में हैं। उन्होंने एक इस रेस्टोरेंट के अंदर जो भी ज्यादती की है कानून के तहत उनके ऊपर FIR हुआ, बिल्कुल वो होना चाहिए। लेकिन दैट डज नॉट मीन कि आज उसके ऊपर जानलेवा हमला है तो मैं उस इंसिडेंस को कोरिलेट करके इस हमले को कम कर दूं। नहीं सर, ये बिल्कुल हमले को कोई कम नहीं कर रहा है। जहाँ नहीं आप द फैक्ट कि इस मुसीबत की घड़ी में, इस परेशानी की घड़ी में वो एक किसी का बाप है, किसी का शौहर है, किसी का दोस्त है और उसके ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ है। और अच्छे ओवरऑल वो अच्छा शहरी है सर, उसके 2-4 इंसिडेंट्स होंगे नो डाउट, लेकिन वो क्रिमिनल नहीं है। मैं ये मानने के लिए सर, ये तो भारत सरकार भी मानती है। भारत सरकार ने सैफ अली खान को पद्मश्री दिया है सर जी। ऐसी क्या बात है? मोदी गवर्नमेंट आल्सो एक्नॉलेजेस दैट। ऐसी बात नहीं है। अंदर मेरे दोस्त अगर इस किस्म की बात लाते हैं तो मुझको, मैं फिर से वही कहूंगा कि ये सियासत कर रहे हैं सर, सियासत कर रहे हैं। संजय ठाकुर साहब, आप सियासत कर रहे हैं? संजय ठाकुर साहब देखिए, मैंने डिबेट की ओपनिंग ही जब की थी तब मैंने कहा था कि बहुत ही गंभीर विषय है जी है, और मैंने ये भी कहा था कि ये बहुत शॉकिंग है कि इतनी हाई प्रोफाइल सोसाइटी में कोई कैसे इस तरह से, जिस तरह के खबरें आ रही हैं कि रात को घुस गया, कि सुबह घुस गया, काम कर रहा तरह के। मैंने ये कहा सिर्फ कि ये जांच का विषय है, ये पुलिस बताएगी कि ये कोई इंटरनल मामला है या बाहरी मामला है। इंटरनल मामला है तो भी गंभीर है, बाहरी मामला है तब तो गंभीर है ही है। विषय वो नहीं है आसिफ भाई, आप मुझे गलत तरीके से कोट मत करिए। मैंने पहले ही कहा कि मेरी दुआएं हैं उनके साथ जी। वो सबसे पहले अच्छे होना है, मेरी संवेदनाएं हैं उस परिवार के साथ।
मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस तरह की घटनाओं में जब सरकारें एक्शन लेती हैं, अभी आपने एनकाउंटर वाले विषय पे कहा कि क्या हमारे पास कोई दूसरा कानून नहीं है, तो कानून है। कानून यही है कि एफआईआर लिया गया है, सारी पुलिस फोर्स एक्टिवेट हुई है, 10 टीमें बना दी गई हैं क्राइम ब्रांच की, और इसको जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेट करके इस पूरे मामले को, जो कल्प्रिट है उसको सजा दी जाएगी, उसके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। हम अगर गलत मानते, हमारी इतनी हिम्मत है क्या कि जिसको प्रधानमंत्री जी स्वयं अपने घर में बुला के जिसको स्वागत करते हैं, जिन लोगों को, हम उनके खिलाफ कुछ कहेंगे? ये बात डिबेट हो रही है, बात डिबेट की है, एक विषय आया है सामने, उसका एनालिसिस करने की बात है। देखिए, कानून से ही डील करना था। अभी आपने बहुत कन्वीनियंटली ये कह दिया कि क्या एनकाउंटर करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, तो एनकाउंटर करने वाली जगह पे न मैं था ना आप थे। मान तो वही लेना चाहिए था जो लोग उस जगह पे मौजूद थे, उन्होंने जिन हालात में वो काम किया। तो एज बजाज साहब राइटली सेड कि तब हम लोग थियरी ढूंढ लाते कि अरे वो तो लेफ्ट साइड से गोली लगी, तो राइट साइड में पिस्टल नहीं थी, तो गोली इधर से लगी, तो उधर से निकली, एक गोली गायब है, 4 गोली मिल गई है, चलती गाड़ी में हो गया तो एनकाउंटर होगा, तो गोली वहीं पड़ी नहीं रहेगी। एक छोटी सी गोली, बुलेट की साइज कितनी होती है, आपने भी लाइसेंसी वेपन रखे होंगे, मेरे पास भी हैं। हवा में फायर हो जाए, अकस्मात अगर चलाना पड़े अकस्मात, तो वो गोलियां तुरंत जगह पे मिल नहीं जाती हैं। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इस देश में, महाराष्ट्र में, प्रदेश में विपक्षी पार्टियों को भी आप ही की तरह शानदार और जिम्मेदार होना चाहिए। हकीकत को हकीकत बोलना चाहिए, मानना चाहिए। सिर्फ अपॉर्चुनिस्टिक की तरह जैसे संजय राउत कर रहे हैं, वैसी बात नहीं करनी चाहिए। कहीं पे तो हमारी एक आवाज दिखनी चाहिए, किन्हीं गंभीर मुद्दों पे तो हम पार्टियों को छोड़कर एक शहरी जिम्मेदार शहरी की तरह बात करने चाहिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि विपक्षी पार्टियों को भी जब इस तरह के कोई हार्श एक्शन होते हैं, कड़े एक्शन होते हैं, तो उसमें सरकार के कपड़े नहीं फाड़ने चाहिए। एक तरफ तो आपके मन का नहीं हुआ तो आप कहोगे सरकार जिम्मेदार है, कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर, और सरकार बहुत सख्त हो जाएगी तो बोलोगे क्या कोई दूसरा विकल्प नहीं था। ये ठीक बात नहीं आसिफ भाई, और कम से कम आप जैसे शहरी से तो मैं बिल्कुल ये उम्मीद नहीं करता। कह रहे साहब, जब बदलापुर एनकाउंटर हो गया, वो एक हैबिचुअल क्रिमिनल था, सेक्सुअल ऑफेंडर था, इसके पहले भी उनके बहुत सारे केसेस थे, क्रिमिनल टाइप के आदमी थे, एनकाउंटर हुआ, लोग बहुत तारीफ के, लोग में राहत हुए। कल्याण रेप केस में वो जो व्यक्ति हैबिचुअल क्रिमिनल था, हैबिचुअल रेपिस्ट था, हैबिचुअल सेक्सुअल ऑफेंडर था, जो 11 साल की बच्ची को जबरदस्ती रात को उठा के लेके गए, रेप कर दिया, मार डाला और बॉडी को बाहर फेंक दिया, तो क्या ऐसे व्यक्ति पर दया आना चाहिए, माया आना चाहिए? लोग रोष में हैं कि वो एनकाउंटर यहां पर क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज इतने क्रिमिनल, इतने बेदर्दी से बच्चों को मारना, छोटे छोटे बच्चों को मारना, एक पहले केस नहीं था उनका, तो ये एनकाउंटर जस्टिफाइड है ऐसे केसेस में। खैरे साहब, नहीं, इसमें दया क्यों आनी चाहिए? बिल्कुल दया नहीं आनी चाहिए। जब मैं उस बच्चे में अपनी खुद की बच्ची देखूंगा ना, तो मुझे दया नहीं आएगी उस पे, तो वो देखना चाहिए। उस बच्चे में मेरे बच्चे को देखना चाहिए, तब मुझे दया नहीं आएगी। लेकिन ये जो आपने देखा होगा 1995 में, जब शिवसेना बीजेपी गवर्नमेंट महाराष्ट्र में थी, तो उस वक्त गोपीनाथ मुंडे जी होम मिनिस्टर थे जी। तब से उन 4-5 सालों में जो एनकाउंटर्स हुए, और एनकाउंटर्स के बाद जिस तरह से मुंबई की सफाई हुई, तो जो हुआ है वो हुआ है ना। तो लोगों के मन में, अगर ये आप बदलापुर का इंसिडेंट आपने देखा, उस आदमी का जो हुआ, जिस आदमी के मन में ये बात आ रही होगी कि मैं ऐसा करूंगा, तो ये देखने के बाद उसके मन में खौफ आ जाएगा ना। तो खौफ आना क्या है, यही है ना। तो जो जिस ये ठीक है, उस पे ये कानून की बहुत बड़ी प्रोसेस है, वो एफआईआर होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, कोर्ट में चलेगा, उसको जामीन मिलेगा, वो बाहर आएगा, केस सालों साल चलेगी, बाद में वो चलता रहेगा, तब तक लोग इंसिडेंट को भूल जाएंगे। लेकिन जो खौफ क्रिमिनल के मन में आना चाहिए, तो ये जो बातें हो रही है उसमें दया आने की कोई जरूरत नहीं है। जो क्रिमिनल है, जो गंदे काम कर रहा है, और जो गंदे काम करने की सोच रहा है, उसके मन में अगर पुलिस का, लॉ एंड ऑर्डर का खौफ बनाना है,
तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी जरूरत है, और उचित सख्त कार्रवाई होगी तभी मैसेज जाएगा, और वो उस मैसेज से समाज को भी फायदा होने वाला। जी दुरुस्त बात। संजय ठाकुर साहब, जहां तक के बांद्रा का प्रश्न है, ये कंसंट्रेशन अभी फोकस बांद्रा पे क्यों है सर, ये जरा बताएं मुझे। मतलब अभी तक क्या होता था, जैसे गोवंडी है, जैसे मालवानी है, और फिर उसके जाके मुंबई के आउटस्कर्ट्स के अंदर ये सब चीजें हुआ करती थी। ये बांद्रा के अंदर कब से शुरू हो गया एक बार फिर? वो 90s का जो दौर है एक बार फिर आ गया क्या? क्या लग रहा है सर आपको, संजय ठाकुर साहब? नहीं, देखिए यही मेरी चिंता। आसिफ भाई भी बांद्रा में रहते हैं सर, बांद्रा के मालिक हैं, रहते थोड़ी हैं। हाँ सर बोलिए। मैं भी मेरा भी बचपन पला बढ़ा वहीं रहा, एजुकेशन हुई, सारी चीजें बांद्रा से, तो हम लोगों का और चीजों के अलावा एक इमोशनल लगाव भी है बांद्रा से जी। लेकिन अब देखिए, एक गंभीर तो है ही और एक चिंता का विषय है। अब अगर मैं सच बताने जाऊंगा आपको तो अभी आसिफ भाई भड़क भी जाएंगे मुझसे। नहीं बोलिए, सच बोलिए सर, भड़कने दीजिए। डेंस पॉपुलेशन कंसंट्रेटेड हो जाती है तो आपको ध्यान करना पड़ेगा दो तीन चीजें, कि बांद्रा के अगल बगल में भी दो चार ऐसे बड़े स्लम पॉकेट पैदा हो गए हैं, मुंब्रा कोसा, इस तरह के पॉकेट, जहां पे कहां आके कौन रह रहा है, क्या कर रहा है। अच्छा, आपको डोमेस्टिक हेल्प चाहिए, छोटे छोटे काम चाहिए, घरों में पेंटिंग का काम है, एसी का काम है, यही बहुत सारी, स्विगी जोमेटो, बहुत सारी चीजें हैं इसमें वजह साथ जी है। और इस बात को कहने में भी डर लगता है क्योंकि लोग इसको तुरंत अलग ढंग से ले लेते हैं। लेकिन सर अभी कहना पड़ेगा सर, अभी पानी सर के ऊपर से गुजर गया है, कहना पड़ेगा। तो इन सब चीजों का, मेरे साहब आ रहा हूं आपके पास, मैंने देखा आपने आता बताया। बोलिए संजय ठाकुर साहब, बोलिए। पुलिस के लिए भी ये एक चिंता का विषय है, और जितने भी, चाहे वो डोमेस्टिक वर्कर्स हो, चाहे टेक्निकल स्किल लेबर वर्क हो, इन सारे लोगों का प्रॉपर वेरिफिकेशन होना पड़ेगा, मॉनिटरिंग होनी पड़ेगी, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज को इक्विप्ड होना पड़ेगा, उनको अपने सिक्योरिटी सिस्टम को महफूज करना पड़ेगा। वजह साहब, मैं जिस सिस्टम में रह रहा हूं, मैं मेरे घर पे ना भी रहूं तो भी मेरे घर पे कौन आदमी आना है वो मैं डिसाइड करूंगा, मैं उसकी एंट्री एक्सेप्ट करूंगा, तब वो आदमी मेरे घर तक आ सकता है, वरना वो मेरे घर तक आ नहीं सकता है। सिक्योरिटी उसको 1 घंटे रोके, मेरे डोमेस्टिक हेल्प जो है, जो रोज काम कर रहे हैं 12 घंटे 24 घंटे, उसमें से भी कोई बाहर गया तो मेरे घर में आने के लिए उसको विदाउट परमिशन, विदाउट माय वेरिफिकेशन एंड विदाउट माय एक्सेप्टेंस वो नहीं आ सकते। इस तरह की जो सिस्टम है, अभी देखिए ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी में, सिटी का वेट बहुत ज्यादा हो गया, लोड बहुत ज्यादा है सिटी पे, तो इस सिस्टम्स को भी हमको अडॉप्ट करना पड़ेगा, और सारी हाउसिंग सोसाइटीज, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज और जो सोसाइटीज है, इनको भी अपने आप को प्राइवेट सिक्योरिटी सिस्टम से भी अपग्रेडेड करके इनको भी अपने आप को लैस करना पड़ेगा, क्योंकि इन चीजों को हम एक तरफ चाहेंगे कि सारी सुविधाएं भी ले लें, और दूसरी तरफ हम ये चाहेंगे कि हम अपनी सिक्योरिटी पे कुछ नहीं करेंगे और सारा चीज हम सिर्फ सरकार के भरोसे छोड़ के रख देंगे, तो सरकार मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ संजय ठाकुर साहब, एक चीज बोलना चाहता हूँ जानकारी के लिए, सबकी जानकारी के लिए, और मैं चाहूंगा कि सब लोग इस पर रिएक्ट करें, योगेश खैरे साहब भी, आसिफ फारूकी साहब भी, आप भी। क्या है कि पुलिस के पास अगर आप वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो वो सिर्फ एक ही चीज वेरीफाई करते हैं, ये आधार कार्ड जेन्युइन है, ये पैन कार्ड जेन्युइन है, बस दैट्स इट, उसके अलावा और कुछ नहीं होता। दे डोंट नो कि इसके खिलाफ कोई केस है, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, कुछ है। वो जो एक मुहिम चलाई गई थी डॉक्टर PS पसीचा के वक्त, कि भाई सारा क्रिमिनल रिकॉर्ड सबका एक कंप्यूटर में होना चाहिए, सेंट्रलाइज कंप्यूटर होना चाहिए पुलिस का, जिसके अंदर आपको मालूम होना चाहिए कि कितने क्रिमिनल्स हैं, कितने नहीं है, 2 मिनट में सारी इंफॉर्मेशन बाहर आनी चाहिए। वो अभी तक हुआ नहीं है। आप क्या करते हैं? आपका ये सुझाव, मैं आपका ये सुझाव बिल्कुल, और पसरीचा साहब का नाम भी लिया, उसका रेफरेंस देके मैं आदरणीय मुख्यमंत्री, गृह मंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब तक पहुंचाऊंगा भी, और उनसे आग्रह भी करूंगा कि सर, अगर कोई टीम लगा के इस पे काम कर दिया जाए तो शहर की सुरक्षा के लिए ज्यादा अच्छा होगा, और डिपार्टमेंट के सुचारू रूप से संचालन के लिए भी काफी कारगर साबित होगा। ये आपका सुझाव बेहद अच्छा है और इस पे बिल्कुल काम करने की संजय ठाकुर साहब, सिर्फ सुझाव से काम नहीं चलेगा। डू यू नो मुंबई पुलिस में कितनी और भर्ती होनी है सर, आपको मालूम है? 65,000 लोग और चाहिए। 65,000 new recruits are required in the Mumbai police, and not just constables, people with a technical know-how, जो टेक्नो savvy लोग हैं, वो चाहिए अभी। सर, when are you going to recruit them?
हाउ डू यू एक्सपेक्ट द पुलिस टू डू देयर जॉब? तो योगेश, वो जो ये जो बात आ रही है ना कि वीआईपी ड्यूटी पे लगा दिया, ये लगा दिया, वो लगा दिया, वो बेचारे कभी क्राइम ब्रांच में काम करेगा, फिर जाकर के उधर जाकर के वो वीआईपी ड्यूटी करेगा। सर ऐसे नहीं चलता है। हाँ प्रदीप जी, आपको एंड जो सेल्फ रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठाकुर साहब, आसिफ फारूकी साहब, खैरे साहब, 90% ऑफ हाउसिंग सोसाइटीज इन मुंबई 11-12 बजे के बाद वॉचमैन सो जाता है, एक छोटा गेट खुला रहता है। ये आप देखो, मैं देखा हूं अपने क्षेत्र से भी, मैक्सिमम देयर इज नो टोटल सेल्फ से कंट्रोल, सेल्फ जो है ना रेगुलेशन, वो बिल्कुल कोऑपरेटिव सोसाइटीज में नहीं है। या शायद यही पर है कि ये कैसे ऊपर कौन से माले पर चढ़ गए स्टेयरकेस पे जाके, बिकॉज ये सोसाइटीज को खुद देखना पड़ेगा कि हमारे वॉचमैन सो रहे हैं, कि हमारे सिक्योरिटी सिस्टम्स आर इन प्लेस, कि हम चीज को ढंग से कर रहे हैं। दैट इज वन पार्ट। आई जस्ट गो टू खैरे साहब। खैरे साहब, एक चीज है जीशान सिद्दीकी, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस, बाबा सिद्दीकी का मर्डर के पुलिस एक दूसरा एंगल लिया। जीशान सिद्दीकी पुलिस स्टेशन से लेके कमिश्नर ऑफिस से लेके अजीत पवार से लेके सीएम तक आज भी अपना दौरा चालू कर दिया, मीटिंग चालू कर दिया कि मुझे इस बिल्डर पे शक है, मुझे ये शक है कि ये एसआरए है, मगर कोई उस एंगल पे जा ही नहीं रहा। पुलिस ओपन एंड शट केस ये है कि लॉरेंस बिश्नोई है। रिसेंटली जीशान सिद्दीकी जाके फिर कमिश्नर से मिले, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के ये हाल है। खैरे साहब, तो क्या आप देखते हो, क्या ठीक है, अभी गोइंग द राइट पाथ? नहीं, ये अभी सिद्दीकी साहब का जो मामला है वो पूरी इन्वेस्टिगेशन में है। तो ये पुलिस वो उसके ये ठीक बात है कि एक ही एंगल पे नहीं, तो जो जीशान सिद्दीकी साहब बात कर रहे हैं कि उनके अलग अलग एंगल हो सकते, तो पुलिस ने इन अलग अलग एंगलों पर भी ध्यान देना चाहिए, और उस दिशा से भी जो जो एंगल लग रहे हैं तो उसकी इन्वेस्टिगेशन हो जानी चाहिए। ये एकदम ठीक बात है। मैं अभी एक बात बताना चाहूंगा कि अभी संजय ठाकुर जी ने जो बात रखी कि जो मुंबई शहर जैसा शहर है, महाराष्ट्र में मुंबई है, पुणे है, ठाणे है, जो बड़े बड़े शहर है, उन शहरों में जिस तरह से बाकी राज्यों से लोग आ रहे हैं, उनकी किधर पहचान नहीं होती। वो कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, किधर भी रह सकते हैं। और जिस तरह से पॉपुलेशन मुंबई पुणे शहर की बढ़ रही है, और जिस तरह से अभी आपने देखा होगा कि इन शहरों में ढेरों बांग्लादेशी लोग पकड़े गए हैं अभी जी। उनके पास डुप्लीकेट आधार कार्ड है, डुप्लीकेट पैन कार्ड है, उनको सब मिल जाता है। जब इनको पकड़ा जाता है और तब जब ये ऐसी घटनाएं होती है तो इस पे शुरू हो जाता है, फिर वो डुप्लीकेट मिलता है, सब मिलता है, सब पैसे देके सब मिल रहा है, ये पकड़ने के बाद आपको समझ में आता है। लेकिन मैं एक बात इधर रखना चाहूंगा कि संजय ठाकुर जी ने बात कही, वो बात राज ठाकरे साहब कितने सालों से कर रहे हैं कि जो इन शहरों में जो लोग आ रहे हैं उनको देखो वो कौन है, किधर से आ रहे हैं, उनका क्या रिकॉर्ड है, उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या, वो इधर आने के बाद किधर रह रहे हैं, उनको कौन पनाह दे रहा है। ये सब बातें जब राज ठाकरे साहब रखते हैं तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता। उनको फिर वो कहते हैं कि ये प्रांतवाद कर रहे हैं, ये राज ठाकरे साहब देश तोड़ने की बात कर रहे हैं, ऐसी बातें की जाती है। जब इस तरह से इंसिडेंट होता है तो फिर ये इस बातों पे चर्चा शुरू हो जाती है कि इन शहरों में जो लोग आ रहे हैं उन पे पहचान होनी चाहिए, उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये जब इस तरह की घटनाएं होती है तभी ये बातें क्यों शुरू होती है। जो सरकारें आती है, मैं कोई सरकार को किस पार्टी को नहीं बोलूंगा कि हर पार्टी, जिस पार्टी की सरकार होती है तो वो पार्टी ब्लेम ही करती है, जो विरोधी पक्ष में है वो ब्लेम करता है सरकार पे। तो ये तो सिस्टम होनी चाहिए ना, कोई भी सरकार आने दो, लेकिन एक सिस्टम बनानी चाहिए कि महाराष्ट्र में इन शहरों में जो लोग आ रहे हैं इनकी पहचान होनी चाहिए, उनका रिकॉर्ड पुलिस रिकॉर्ड होना चाहिए, पुलिस में रिकॉर्ड उनका होना चाहिए। जब भी कोई ऐसी बातें हो तो उनको ढूंढना आसान हो। ऐसी कोई सिस्टम हम नहीं बना सकते। इतना बड़ा राज्य है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र देश के प्रगत राज्यों में से एक राज्य है। अगर महाराष्ट्र में ऐसी सिस्टम हम इतने सालों में नहीं खड़ी कर सके तो ये क्या, किसका फेल्योर है? हर पार्टी का फेल्योर है। और जब हम ये बातें करते हैं तो हमें प्रांतवाद कर रहे हैं, देश तोड़ने की बात कर रहे हैं, ऐसे बातें होती है, ये ठीक नहीं है। दुरुस्त बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। जी आसिफ फारूकी साहब, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप सर? जी, मैं खैरे साहब की बात को मैं
एक चीज क्लेरिफाई कर दूं जी बोलिए सर प्लीज। कि आपको किसी तरीके से ये फीलिंग नहीं देना चाहिए कि यूपी का आदमी महाराष्ट्र में या महाराष्ट्र का आदमी बिहार में हमारी आज़ादी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए किसी 2, 4, 10, 20% क्रिमिनल के नहीं ऊपर। नहीं 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 फारूकी साहब, आप मेरे कहने का गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। मैंने ये बात सर, आप नहीं सही कही, बोल रहे हैं, मैंने ये बात रखी, मैंने ये बात रखी, जो भी आए ये कानून है क्या नहीं, ये कानून देश में ये कानून है कि किसी राज्य से दूसरे राज्य में जब माइग्रेट होते हैं तो उधर की सरकार में, उधर की पुलिस स्टेशन में जाके आपको अपनी पहचान दर्ज करनी पड़ती है। ये कानून है देश आप में। सुन लीजिए, थोड़ी मुझको बोलने दीजिए सर, सुन लीजिए। एक छोटा सा कंट्री है दुबई, और वहाँ दुनिया के हर प्रांत के लोग आते हैं, बांग्लादेशी भी आते हैं, नेपाल के भी आते हैं, अमेरिका के भी आते हैं, चीन के भी आते हैं सर। वहाँ पुलिस भी नहीं नजर आती, लेकिन यही आदमी चोर उचक्के बदमाश वहाँ जाके बड़े शराफत से रहते हैं, कहीं से भी कोई क्रिमिनल की बू तक नहीं आती, और कहीं वो जाके पुलिस स्टेशन में ना हाजिरी देते हैं, और इमिग्रेशन में भी उनकी कोई ये नहीं पूछा जाता है, एक सवाल नहीं पूछा जाता। आप भी 25 बार गए होंगे, मुझे आई एम श्योर। तो मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, इसकी वीकनेस है। एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में सोचना चाहिए कि क्राइम किस तरफ जा रहा है। नो डाउट इस वक्त जो क्राइम हुआ है वो सैफ अली खान के साथ हुआ है, वो एक सेलिब्रिटी है, उसकी वजह से हम लोग इतनी चर्चा कर रहे हैं, इसको मुद्दा बना रहे हैं। एक वो अलग मुद्दा, वो मुद्दा बिल्कुल है, एक उनका पर्सनलाइज है, लेकिन हम आप सब लोगों की जान को खतरा ऐसा आगे वक्तों में लग रहा है। अगर गवर्नमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई ऐसा वो नहीं किया तो मेरे ख्याल से ये चीज जो है बहुत रॉन्ग मैसेज जा रहा है। महज ये बात बोल देना कि एक स्टेट से महाराष्ट्र में ज्यादा लोग आते हैं, बम्बई में ज्यादा लोग आते हैं, उनकी चेकिंग करना चाहिए, उनको पुलिस में जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए साहब? अगर वो क्रिमिनल नहीं है बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर क्रिमिनल है तो बिल्कुल जाना चाहिए। वो महाराष्ट्र हो, मुंबई का हो, बिल्कुल जाना चाहिए। जी बोलिए। ये देश का कानून है, एक देश का कानून है कि जब भी किसी भी राज्य से दूसरे राज्य में लोग जाते हैं तो उनको पुलिस में अपनी पहचान वेरीफाई करनी चाहिए। ये मैं कानून नहीं है देश समझता हूँ में। सर, ये ऐसा कोई कानून नहीं है सर, ये मैं नहीं समझता। नहीं, आप जानकारी लीजिए। नहीं संजय ठाकुर जी बोलिए। ये कोई कानून नहीं है सर कि मैं जानकारी लीजिए आप। क्योंकि मेरी बात को रेफर करके बात कही गई है तो मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूं। देखिए, मुंबई शहर की आबादी जो है इस समय वो किन्हीं प्रदेशों के बराबर है। मैंने जो बात कही उसको खैरे साहब ने अपने पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे पिकअप कर लिया। मैं जो कह रहा हूं ये कह रहा हूं कि मुंबई में आने वाला आदमी, वो चाहे पश्चिम महाराष्ट्र का हो, चाहे सतारा का हो, चाहे भीड़ का हो, वो चाहे खानदेश का हो, चाहे कोकण का हो, हर आदमी जो मुंबई शहर में आ रहा है और किसी हाउसिंग सोसाइटी में रह रहा है उसके बारे में शहर को, शहर की पुलिस को पता होना चाहिए। खाली बाहर के लोगों नहीं। मुंबई शहर अपने आप में एक राज्य है जिसको पॉलिटिकल दर्जा प्राप्त है। यहाँ की आबादी इतनी है कि मुंबई शहर में कोई भी आता है, वो मैंने ये नहीं कहा कि वो कौन से यूपी से आ रहा है, कि बिहार से आ रहा है, कि दिल्ली से आ रहा है, कि पंजाब से आ रहा है। मुंबई शहर में रहने वाले हर आदमी के बारे में, और खास तौर पे स्किल्ड लेबर, डोमेस्टिक लेबर, उनका तो देखिए यही बात है जिसको पॉलिटिकली लोग अपने आप अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी भी गंभीर विषय को पॉलिटिकल बनाकर हम उसकी क्वांटम को हल्का कर देते हैं। ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये मुंबई की सुरक्षा का मामला है, इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है। कृपया करके इसको कोई भी अपनी राजनीति से जोड़कर इसको पॉलिटिसाइज ना करे, क्योंकि जो हम किसी चीज को पॉलिटिसाइज करते हैं उसकी गंभीरता, उसका क्वांटम खत्म हो जाता है। फिर मैं ठाकुर साहब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि आपकी सरकार है, दिल्ली में सरकार है, मुंबई में सरकार है, महाराष्ट्र में सरकार है, तो इस तरह का कानून आप क्यों नहीं बताने? फिर आप जो बात रख रहे हैं कि महाराष्ट्र, मुंबई में किसी भी शहर से, चाहे वो महाराष्ट्र में किसी शहर का हो, वो जब मुंबई में एंटर करता है तो उसकी वेरीफाई होनी चाहिए पहचान, तो इस तरह का कानून आपकी सरकार क्यों नहीं बनाती? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये विषय एक सब्जेक्ट है, डिबेट में आया है, तो हम इसको डिस्कशन कर रहे हैं एक पॉइंट पे पहुंच के कंसेंसस करने का। अगर ये कानून की मांग करनी ही है तो जिन राज साहब की बात आप बार बार कर रहे हैं वो ज्यादा बड़े नेता है, उनकी पहुंच हर जगह है,
उनसे कहिए कि यही मांग लेके चले। लेकिन प्रांत के आधार पे, जात के आधार पे अगर आप ये बात करते हैं तो आप संवैधानिक दायरे का उल्लंघन करते हैं। इसीलिए बिल्कुल मैंने नहीं, प्रांत और बिल्कुल जात के नहीं। आधार पे बात ही नहीं की। ये कानून है। मैंने मुंबई की सुरक्षा की बात किसी की भी और मुंबई किसी के भी बाहर के राज्य आने से वाले हर दूसरे आदमी राज्य में के आगे लिए माइग्रेट होना है, किसी भी राज्य से दूसरे राज्य में माइग्रेट होना है तो आपको उस जगह में जाके पुलिस को अपनी पहचान देनी है। इस तरह का देश में कानून है। अरे साहब, मैं सिर्फ उस कानून की बात कर रहा हूँ। अरे साहब, मैं यही कह रहा हूं कि आपको अगर जानकारी ना हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो ठाकरे परिवार है, जो महाराष्ट्र की रीढ़ की हड्डी बना रहा है एक समय तक, स्वयं ये ठाकरे परिवार के लोग ओरिजिनली महाराष्ट्र के नहीं है, आपको पता होना चाहिए। नहीं जब नहीं, हम आप सुन आप लीजिए, बहुत सुनिए वो पूरी- 4-5 पीढ़ी से महाराष्ट्र में रह रहे हैं। आप हाँ, गलत पांच पीढ़ी गलत दिशा से वही गलत कह रहा हूं, गलत। 5 पीढ़ी से वो भी रह रहे हैं, 5 पीढ़ी से मैं भी रह रहा हूँ, 5 पीढ़ी से आसिफ फिर- फारूकी भी रह रहे हैं। मेरे पिताजी की उम्र 75 साल है, वो यहीं बांद्रा के हॉस्पिटल में पैदा हुए हैं। वो बात नहीं कह रहा हूं, मैं गंभीरता से ये बात कह रहा मैं भी हूं। वो बात नहीं बोल रहा हूँ। जो इधर हाँ। पैदा हुआ है ना, उसकी बात नहीं है। जो माइग्रेट कर रहा है ना, जो इस राज्य से नहीं, दूसरे राज्य में माइग्रेट कर रहा है, बात नहीं। उसकी है। जो महाराष्ट्र लेकिन में खैरे जन्म लिया है साहब- जिसने, उसकी बात है ही नहीं है। लेकिन खैरे साहब, आप जो सजेस्ट कर रहे हैं वो जरा इम्प्रैक्टिकल बात है। एक शहर से दूसरे शहर जाने के पहले क्या मुझको, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आज मुंबई से दिल्ली जाऊं तो सबसे पहले मैं एयरपोर्ट पे अपने आप को रजिस्टर करूं कि मैं आ गया हूं? जैसे फॉर एग्जांपल जैसे इमिग्रेशन में जाना पड़ता है किसी भी और देश में जाने के पहले, क्या आप ये सिस्टम सजेस्ट कर रहे हैं कि जैसे कोई ट्रेन से नहीं। उतरता है या बस से उतरता है, नहीं। सबसे पहले जाकर के आपको रजिस्टर करना पड़े कि ये तो भाई मैं आ गया हूं? संवैधानिक जो- व्यवस्था के खिलाफ हो जाएगा। सर दैट इज अगेंस्ट मुंबई में द यूनिटी ऑफ द कंट्री सर। नहीं, जो बाकी राज्यों से दूसरे राज्य में जा रहे हैं उधर बसने के लिए, रहने के लिए, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं 2 दिन के लिए उधर जा रहा हूँ और मेरा पहचान उधर वेरीफाई हो। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो आदमी उधर रहने के लिए आ रहा है, जो उधर वो किराए से मकान लेके उधर रहने वाला है, जो खुद का मकान लेके उधर रहने वाला है, उसकी पहचान ना हो। नहीं, but ऐसे कानून, खैरे साहब ये कानून है ना आपके लीवन लाइसेंस में। पुलिस वेरिफिकेशन होता हाँ, है। लीवन लाइसेंस का लोकल पुलिस स्टेशन में देना पड़ता है। जाएंगे तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन लेके और एग्रीमेंट की कॉपी पुलिस स्टेशन में देना सबमिट पड़ता है। करनी होती है। खैरे साहब, सबमिट करना मुंबई में वो व्यवस्था है, उसमें कोई अड़चन नहीं है। और उसको और भी रिलैक्स कर दिया। पहले पुलिस खुद आके वो वेरीफाई करते थे, अभी आपको सिर्फ सबमिट करना है वेरिफिकेशन का वापस। फॉर्म भरवाया जाता है। But वो the व्यवस्था main मुद्दा, रहती, वो व्यवस्था अगर ठीक तरह से रहती या काम करती तो लोग मुंबई में क्राइम करके अपने राज्यों में भाग जाते हैं और उनको ढूंढने के लिए इधर उनका कोई भी वेरिफिकेशन मुंबई में नहीं मिलता। तो ये कैसे होता है फिर? ऐसे दूसरे बहुत सारे राज्यों में भी क्राइम करके लोग मुंबई और महाराष्ट्र में आके छुप जाते हैं, यहाँ से भी पकड़े जाते हैं। बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल दूसरे तरफ से, यहाँ के क्रिमिनल दूसरे राज्यों में और दूसरे राज्यों के क्रिमिनल यहाँ। देखिए, ये वो विषय ही नहीं है। कह रहे साहब, विषय की गंभीरता को समझिए। विषय है इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है, यहाँ पे रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा का मामला है। मुंबई शहर इस देश की आर्थिक राजधानी है, मुंबई शहर इस देश की रीढ़ की हड्डी है, मुंबई शहर का कंट्रीब्यूशन इस देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा है। इसलिए मुंबई शहर का सुरक्षित होना अत्यंत आवश्यक है और उस विषय में जितने भी कदम उठाए जा सकते हैं वो कदम उठाए जाने चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है संजय ठाकुर साहब, योगेश खैरे साहब, आसिफ फारूकी साहब, कि जितने भी लोग जहां पर भी रहते हैं, जिस भी हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, वो अपने सिक्योरिटी सिस्टम जरा ठीक करें ना। सीधी साधी बात है सर। यहां तो ये सैफ अली खान का जो मामला है जिसकी वजह से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज वेरी फ्रैंकली एन इंटरनल मैटर ऑफ दैट हाउसिंग सोसाइटी। सैफ अली खान साहब के पास 4 फ्लोर्स है, 4 फ्लोर का फ्लैट है उनका। इट्स अ क्वाड्रुप्लेक्स, नॉट इवन अ डुप्लेक्स, नॉट अ ट्रिप्लेक्स, इट्स अ क्वाड्रुप्लेक्स। नाउ आई एम रीजनेबली सर्टन देयर वुड बी अ सेंट्रलाइज्ड एसी, सेंट्रलाइज्ड सीसीटीवी। कोई आदमी उस सीसीटीवी के सामने बैठना चाहिए था, देखना चाहिए था कौन किधर जा रहा है। ऑब्वियसली नोबडी बॉदर्ड टू चेक। हर जगह पर तो सर वो जो फुटेज हमारे पास है, अभी कैन वी शो दैट फुटेज अगेन प्लीज? वो जरा फुटेज दिखाइए। वो जो जिस आदमी जो सस्पेक्टेड अटैकर है सैफ अली खान साहब का, जो ये देखिए, दिस हैज कम फ्रॉम द सीसीटीवी फुटेज। वी डोंट नो इफ ही इज द रियल अटैकर और नॉट। अब ये सीसीटीवी फुटेज अगर कोई देख रहा होता तो ये एकदम मालूम पड़ता कि ये कौन आदमी है। सीधी बात है ना सर।
तो ऑब्वियसली देयर आर सम लैप्सेस व्हिच आर देयर. माय पॉइंट इज कि हर हाउसिंग सोसाइटी में, हर जगह पर, पूरे बॉम्बे में, पूरे मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में, जहां जहां पर हाउसिंग सोसाइटीज है, वहां पर हर एक को ये बोलना पड़ेगा, भाई यू गाइज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. नाउ आसिफ फारूकी साहब, योगेश खरे साहब, बिल्कुल ठीक बात है, हम लोग जो है सबसे पहले सरकार को ब्लेम करते हैं, लेकिन यहां पर अगर सोसाइटी का इंटरनल मैटर है, यहां पे सरकार क्या कर लेगी? आप मुझे खुद बताइए ना फारूकी साहब, व्हाट कैन द गवर्नमेंट डू हियर? और दिन में रात भर जोमेटो, मैकडोनल्ड, Yes. खाना मंगाना, यानी एक सोसाइटी में करीबन एवरी नाइट 11 के बाद करीबन 100 विजिटर रहता है. 100 विजिटर रहता है अलग अलग सामान लेके. तो एब्सोल्युटली एवरी सोसाइटी हैज सेल्फ रेगुलेशन और एक सिक्योरिटी कंट्रोल पॉइंट होना चाहिए एट द एंट्रेंस कि कैसे आप सर्विस कर घूमकर वही आ गई. सर एक आखिरी बार अब एक बात बगैर पॉलिटिक्स की कर ले हम लोग. प्लीज बोलिए ना सर. पॉलिटिक्स तो बहुत कुछ है. पॉलिटिक्स में तो मैं ये बोलूंगा खाली मुसलमानों के ऊपर क्राइम हो रहा है तो आप चिढ़ जाएंगे, तो वो सब जाने दीजिए, क्योंकि बांद्रा में तीनों जो ये इतने बड़े क्राइम हुए हैं जो बहुत ही सैफ अली खान साहब की visible मां है, हिंदू हैं सर. वो तीनों जी. मुसलमान थे. सैफ अली खान साहब की मां जो है वो हिंदू हैं. हाँ बोलिए. तो हम आसिफ फारूकी साहब पॉलिटिक्स बोलिए. पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे. जी. हमको लगता है कि हमको इस वक्त टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए, जी. जिस लेवल पे भी हो, सोसाइटी लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे, पुलिस लेवल पे, और उसको पूरा इक्विप कर दे, तो इन सब चीज़ों से, क्रिमिनल लोगों से हम लोग बहुत ही अपने आप को सेफ रख सकते हैं. और कायदे कानून के तहत हम लोग कैमरे और ये सब लगाएं, क्योंकि ऐसा ना हो कि मेरा कैमरा जो है संजय भाई के खिड़की में जाके लगा रहे, मैं उनकी वो एक्टिविटी पे रखूं. मतलब इसके भी कुछ नॉर्म्स है. और दुबई ने इन सब चीज़ों को टेक्नोलॉजी के जरिए बहुत ही अच्छे से कंट्रोल किया है, विदाउट हर्टिंग एनीबॉडी सेंटिमेंट और फ्रीडम. तो मुझको लगता है सर कि हम लोग को उसके ऊपर एक बहुत अच्छे से आसिफ साहब, जो आपने दुबई की बात करी ना, एक मिनट संजय ठाकुर साहब, एक सेकंड. पॉलिटिकल बात भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मरने वाला मुसलमान है तो सुपारी लेने वाला भी मुसलमान है, तो ये बात तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए. लेकिन संजय ठाकुर साहब और योगेश खरे साहब, जो अभी दुबई की बात इन्होंने करी ना सर, दुबई में कानून का इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो भी इतना सख्त होता है. जैसे मैं राज ठाकरे साहब की बात कर दूं, एक राज ठाकरे साहब ने एक इंटरव्यू में मुझे कहा, एंड दैट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब, इट्स वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यूज आई हैव एवर डन. राज ठाकरे साहब ने कहा कि जब हिंदुस्तानी दुबई जाता है ना, तो सड़क के ऊपर थूकने से भी इतराता है, मालूम है, मार पड़ेगी, पता नहीं क्या कुछ होगा. और जैसे ही हिंदुस्तान में लैंड करता है, सबसे पहले रनवे के ऊपर थूकता है. ये राज ठाकरे साहब ने कहा है. तो मेरा ये कहना है कि हिंदुस्तानियों को भी कानून का डर जो है वो पैदा करना चाहिए, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग. करेक्ट. वी शुड. करेक्ट जी. योगेश खरे साहब आपकी बोलिए. ये तो बेसिक, यही तो मुख्य बात तो यही है कि ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए, अलग अलग बातें करनी चाहिए, अलग अलग जो क्राइम रोकने के लिए जो जरूरत है वो करनी चाहिए, वो ठीक बात है. लेकिन जो मुख्य बात ये है कि क्राइम करने के वक्त जो लॉ एंड ऑर्डर का जो खौफ मन में आना चाहिए, वो खौफ बनाना बहुत जरूरी है. बिल्कुल. जो डर होना चाहिए मन में क्राइम करते वक्त, पुलिस का, लॉ एंड ऑर्डर का, वो डर होना, ये सबसे बड़ी बात है. Absolutely. So, Thakur Sahab, the most motivating factor for criminals is the hope of escaping punishment. क्या एस्केपिंग पनिशमेंट हमने अजित पवार से सीखा, छगन भुजबल से सीखा, रविंद्र वाइकर से सीखा कि आप पनिशमेंट भी करो मगर आप ऑफेंस भी करो मगर बच जाएंगे. तो क्या ट्रिकलिंग डाउन टू द लोएस्ट लेवल, ठाकुर साहब? इज इट ट्रिकलिंग डाउन टू द लोएस्ट लेवल? हाँ, भीड़ का छट्टा खोल रहे हैं सर. ठाकुर साहब लॉयर है तो खुद बता देंगे, लीगल पॉइंट बता देंगे. इस बात का जवाब देना होगा तो इससे भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं. शरद पवार जी का भी नाम है, सुप्रिया सुले जी का भी नाम है. आजकल बहुत ज्यादा बीजेपी में नहीं है. आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, बहुत सारे नाम हैं. The hope of escaping punishment. ऐसा है कि ये राजनीतिक डिबेट में ना नामयार साहब, बात जब निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी. जानी भी चाहिए. गांधी, राहुल गांधी तक भी चली जाएगी. सर जानी चाहिए, बिल्कुल जानी चाहिए. बातें ना करें तो ठीक है. नो सर, जानी चाहिए. संजय ठाकुर साहब, आई डिसएग्री विद यू. जानी चाहिए. जितनी दूर तक जाए वो देश के जनतंत्र राज्य के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है. जानी चाहिए. अभी तो हम पर सिर्फ एक आरोप लगाया जा रहा है. हमने जितनी
हमारे विचारधारा ने जितनी सेवा पूजनी बाबा साहब अम्बेडकर की उनके विचारों में आस्था रख के उनको अपना आदर्श मान के काम किया, उसके बावजूद भी हम पे संविधान बदलने का आरोप लग गया। अगर वहां तक चल जाएंगे हम तो अब तो हम लोग इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि सड़े गले हुए चीजों को सड़ी गली जगहों पे छोड़ देते हैं, वो सड़ के खत्म हो जाएंगी। अब जो हमारे सामने है उनका इलाज करके नासूर ना बनने दे और उन चीजों को ठीक से मैनेज करके इस व्यवस्था को ठीक करें, इतने तक ही कर ले जाए। लेकिन संजय ठाकुर साहब, आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं अभी भी बोलता हूं जो योगेश खैरे साहब ने कहा, राज ठाकरे साहब का कथन जो है कि हिंदुस्तानियों में एक सभ्यता लानी पड़ेगी, कि ये कानून है देश का, ये आपका देश है। बजाज साहब आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। बोलिए सर। 2014 में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो आपको याद हो पहला काम उन्होंने किया, हाथ में झाड़ू उठाया और स्वच्छ भारत। दुरुस्त बात है, याद है सर, याद है, बिल्कुल याद। और लोगों की आदतों में बहुत हद तक बदलाव भी आया, लेकिन जो हम धड़ल्ले से कहीं भी थूक के, कहीं भी गुटखा खा के, पाउच खा के फेंकते थे, कम से कम हम डस्टबिन ढूंढने, नजर घुमा के ढूंढने तक की स्थिति तक पहुंचे हैं। हम और प्रयासों से इन चीजों पे हमको काबू पाना पड़ेगा और निश्चित तौर पे ये तब हो सकता है जब हमारे अंदर मातृभूमि के लिए भावना पैदा हो, देशभक्ति की भावना। वास्तविकता में मातृभूमि है जमीन को हम अपनी सर के बाद जो आपकी बात है उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं, योगेश खेरे साहब की भी बात से सहमत हूं और आसिफ फारूकी साहब की भी बात से, कि वास्तविकता में मातृभूमि है, डस्टबिन नहीं है। भारत जो है वो डस्टबिन नहीं है, ये हर एक के दिमाग के अंदर घुसाना पड़ेगा, सीधी सादी बात है। लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर ऑन दैट। बट anyway, we've had a very nice and long and very very fruitful discussion. Gentlemen, thank you very much. Asif Faruqi sahab, please be careful, you live in Bandra. Sanjay Thakur sahab, thank you so much. सर डराइए मत सर। I still have my office in Bandra. You have your office in Bandra. Sir, all of you, sir, both of you are part of the elite. हम लोग तो सर यहाँ कुरला के पास हैं सर, बीकेसी में, आप लोग तो बैंड्रा वेस्ट में हैं। तो हमको डर लग रहा है सर, आपकी नजर है हम लोग के ऊपर। बिल्कुल है सर। लाइट एलीट जो आपने बोल दिए उसके मतलब है कि आपकी बुरी नजर है हम लोग के ऊपर। नहीं सर, अच्छी नजर अच्छी है। हम आपके भाई हैं। नमस्कार। नजर अच्छी। नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। But this Saif Ali Khan thing is, I think it's, Jesus, I mean, I can't figure out, I can't put my finger on it. Now sir, another report has come that the police are investigating a maidservant over there or a female employee of the household, and they say that this gentleman who has been caught, who's there in that CCTV footage that we have been showing, is a friend of hers. So, what's going on here? I don't know. Very, very strange. Why would he stab? There's always, in crime, there's always one person who's connected within the group. That's right. Yes. That's right. And now we are talking about the fact that this guy tried to abduct the two kids, and Saif Ali Khan tried to save his kids, and that's why he was stabbed. And he was stabbed in the back, stabbed everywhere, which is, I hope he recovers. I hope surgery has been very, very successful, but there is still the fear of infection. Sir, coming to this crimes in Bandra, you got rich old people out there. That's this right. is not a rich old people, and Saif is not rich old people. But there were many such incidences where maids living in the senior citizens' homes have been the greatest informers to the criminals about wealth within the house. That's right. And they have been partners in crime. And I think Bandra police itself have Bandra, Khar, Santa Cruz, all these kind of police stations, they have witnessed huge amounts of crime of this kind. प्रदीप जी, ये हर जगह पर है, सिर्फ बैंड्रा में नहीं, दिल्ली में भी यही है, बैंगलोर में भी है, कलकत्ता में भी है. Wherever there are senior citizens being looked after by the servants, because the kids are too busy with their own lives to look after their old parents. तो वहाँ पर क्या है कि उनके, और तो छोड़ी, उनके बैंक के काम भी जो हैं वो भी उनके डोमेस्टिक सर्वेंट करते हैं. Yes, तो मतलब मेरा ये कहना है कि इट्स लाइक द सिचुएशन इज काइंड ऑफ, मतलब क्या है कि वो जो एक स्थिति राम भरोसे होती है ना, वो है अभी इस वक्त. You need a reform at all levels. Yes. और जो पहले भी मोदी जी ने कहा, इनफैक्ट इंदिरा जी ने भी इसके बारे में बहुत बातें करी थी. मैं उम्मीद करता हूँ कि उसके ऊपर कोई दोबारा ध्यान देगा, अभी कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कि अगर आप अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल नहीं रख रहे, और जैसा प्रदीप जी ने कहा, सैफ अली खान इज नॉट एन ओल्ड मैन, ही इज जस्ट 54 years old, he is not a senior citizen, etc. We don't mean Saif Ali Khan, but there is another area which is very vulnerable.
where all the children have left the parents to fend for themselves. Just because they're sending money home doesn't mean they're really caring for them, for their parents. Rightfully, there should be a law that if you abandon your parents, you should be made accountable. That's what I think. बिल्कुल कि आपके जो माँ बाप हैं बेचारे कोई 70 साल के हैं, 80 साल के हैं, 90 साल के हैं, उनका ख्याल सिर्फ डोमेस्टिक सर्वेंट्स कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है. तो अगर आप अपने पेरेंट्स को अबैंडन आपने कर दिया है, उनको अपने हाल पे छोड़ दिया है, तो कानून का कोई ना कोई प्रावधान होना चाहिए जिसके तहत आपको जबरन मजबूर किया जाए कि आप अपने माँ बाप का ख्याल रखें. आई थिंक. And sir, when Shivanand was a commissioner, D. Shivanandan, there was a police that every police from every section, like every local senior inspector, will have a squad that visits senior citizens every day. Just right. That is actually required. Now we have forgotten about that at all. That scheme is not there at all. प्रदीप Let's say जी, आप one जो बोल more- रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त बोल रहे हैं आप. वो दिल्ली में भी स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी और अभी जाकर के कुछ नया चेंज हुआ है, पता नहीं क्या हो गया वहाँ पे. वहाँ पर भी सीनियर सिटीजन्स के पास जो हर हफ्ते कोई ना कोई लोकल पुलिस वाला आया करता था वहाँ पे, ये देखने के लिए, जस्ट टू चेक Yes, yes. कि सब ठीक है कि नहीं है भाई. अब वो भी शायद बंद हो गई है. मेरा ये कहना है कि वी रियली नीड टू रीस्टार्ट ऑल दैट. द पुलिस हैज टू बी सोशली अकाउंटेबल. दे नीड टू नो. और जो बीट कांस्टेबल की जो एक ड्यूटी हुआ करती थी, प्रदीप जी आपको याद होगा, बीट कांस्टेबल यूज्ड टू नो एवरीबडी इन द एरिया. पूरे इलाके में हर एक को जानता था बीट कांस्टेबल को, और बीट कांस्टेबल हर एक को जानता था अपने एरिया में. वो दोबारा इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा लोगों को. They are beat constables now, but these जो functions है वो शायद उसमें नहीं है. He just takes a round around that area and the नहीं, motorcycle. बार राउंड लेकर के इधर उधर जा करके चला गया. वो पहले क्या होता था, वो जाता था हर एक के घर में ये देखने के लिए कि भाई इनका हाल ठीक है, ये हैं कैसे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह. He used to sit down, have a cup of tea with a lot of people. All that needs to be reintroduced. But for that, as I said, you need at least 65,000 more Yes. recruits in the Mumbai police force. ये तो जैसे बोले कि if you see for instance Wakala police station, जी. you got all VIP women there. That's right. So most of the time the entire police force is on the roads. तो जी. क्या crime solve करेंगे? I mean एक FIR लेने के लिए उनको वक्त नहीं है. That is उनकी हालत, ये हालत. दुरुस्त बात. Right, that's just about it in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. आप देखते रहे नेशन नाउ. और भाई वो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. और यू हर्ड द बेल ऑल्सो, वो बेल आइकन के ऊपर ज़रूर क्लिक करें और कमेंट ज़रूर भेजें. ये सैफ अली खान साहब के साथ जो हुआ है हादसा, उसके बारे में आप लोग क्या समझते हैं? लेकिन उनकी बहादुरी की दाद देनी पड़ेगी. अकेले उन्होंने निहत्ते इसका मुकाबला किया और वो उनके बच्चों के ऊपर शायद अटैक करने वाला था और ये कहा जा रहा है कि शायद उनको अगवा करने वाला था. सैफ अली खान साहब ने अपने That's a परिवार very की रक्षा करी. dangerous kind of situation. That's right. But the point is, can one man do that? Can one man abduct two fully? I mean, सवाल ही नहीं. मुझे लगता है कि अंदर कुछ और भी है इन्वॉल्व सर. जरूर पक्का कुछ पूरी कंस्पिरेसी बाहर आएगी. Because एक कि छोटा इसमें- बच्चों भी संभालना. कि इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं मालूम पड़ेगा. और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब बाहर आ जाए. एंड बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सैफ अली खान शुड come out of danger. The Leelavati hospital of course says he is out of danger, but knowing the fact that he has been stabbed 6 times with a And knife. there's a leak in his spinal fluid. Yes, That's dangerous. that is one. Number 2, the most dangerous thing is the fear of infection after a surgery. I hope that does not happen. I hope Saif Ali Khan recovers, because what has happened today is terrible. That's what I think. Anyway, that's just about it. We could go on and on and on about this. I do need your comments. Do please send in your comments on what you think really happened and what do you think ought to be done with regard to the security of the city of Mumbai. That's it from both Pradeep ji and myself. Keep watching Nation Now. We'll of course be back. तब तक के लिए नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram.